नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इजराइल के एक ऐसे नए कानून की जिसने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। ये कानून कुछ मामलों में मौत की सजा को वापस लाता है। एक ऐसा कदम जिसने दशकों से शांत पड़े एक मुद्दे को फिर से हवा दे दी है। तो ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? चलिए इसकी अहमियत समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में झांकते हैं। 1962 के बाद से इजराइल में किसी भी कैदी को फांसी नहीं दी गई है। जी हां, 1962 से ये एक बहुत लंबा अरसा है। तो आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि ये कानून आखिर है क्या, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान हैं, इसे लाने के पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं और क्यों कुछ लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और हाँ ये भी कि दुनिया इस पर क्या कह रही है। तो चलिए शुरू करते हैं मौत की सज़ा की वापसी से। करीब 60 साल से इजराइल में मौत की सज़ा पर एक तरह की रोक लगी हुई थी और ये नया कानून उस रोक को ख़त्म कर रहा है। इसे और सही से समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि इजराइल के पूरे इतिहास में इससे पहले सिर्फ एक ही बार मौत की सज़ा दी गई है, और वो भी नाज़ी युद्ध अपराधी एडोल्फ आइकमैन को। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा बदलाव है। ये बिल इजराइल की संसद, जिसे नेसेट कहते हैं, में 62 के मुकाबले 48 वोटों से पास हुआ। ये जो आंकड़े हैं ये साफ साफ दिखाते हैं कि इस मुद्दे पर देश के अंदर ही कितना गहरा मतभेद है। ये कोई एक तरफा फैसला बिल्कुल नहीं था। अच्छा, तो कानून तो बन गया, पर इस कानून के अंदर आखिर है क्या? चलिए इसके नियम कायदों को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। और यहीं पर आकर ये कानून सबसे ज्यादा विवादास्पद हो जाता है। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि कैसे असल में दो अलग अलग न्याय प्रणालियां बनाई गई हैं। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के लिए मौत की सज़ा लगभग अनिवार्य है और उसे कम करने की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली दंड संहिता के तहत अदालत के पास मौत की सज़ा या उम्र कैद का विकल्प है और सज़ा को बाद में कम भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कानून में सज़ा को अंजाम देने के लिए भी बहुत सख्त नियम बनाए गए हैं। सज़ा फांसी के जरिए आखिरी फैसले के 90 दिनों के अंदर ही देनी होगी। कैदियों को पूरी तरह से अलग रखा जाएगा और परिवार वालों से मिलने या कानूनी सलाह लेने के मौके भी बहुत सीमित होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी? वो कौन लोग हैं जो इसे लाना चाहते थे और इसके पक्ष में वो क्या दलीलें दे रहे हैं? इस कानून के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर। उनका मानना है कि ये कानून एक निवारक के रूप में काम करेगा। उनका कहना है, आज से हर आतंकवादी जान जाएगा कि जो भी किसी की जान लेगा, इजराइल राज्य उसकी जान ले लेगा। लेकिन जैसा कि होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। मानवाधिकार समूहों और विपक्षी नेताओं ने इस कानून की बहुत तीखी आलोचना की है और इसे नस्लीय रूप से लक्षित कानून तक कहा है। और ये सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अदला और द पब्लिक कमिटी अगेंस्ट टॉर्चर इन इजराइल जैसे बड़े मानवाधिकार संगठनों ने भी इस बिल की एक सुर में कड़ी निंदा की है। आलोचकों का एक मुख्य तर्क ये है कि यह कानून एक दो स्तरीय न्याय प्रणाली को और मजबूत करता है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाया जाता है, जहां सजा की दर लगभग 96% है। वहीं इजरायली नागरिकों पर, जिनमें वेस्ट बैंक के सेटलर्स भी शामिल हैं, नागरिक अदालतों में मुकदमा चलता है। नेसेट के अंदर इस्तेमाल की गई भाषा भी काफी कठोर रही है। एक विपक्षी सांसद ऑफर कैसिव ने इस प्रस्ताव को नरसंहार का कानून तक कह दिया। उनका सीधा आरोप है कि ये विशेष रूप से फिलिस्तीनियों को निशाना बनाता है। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो अपनी दलीलों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर सही ठहराते हैं। उनका कहना है कि ये कानून नस्ली भेदभाव, जीवन से मनमाने ढंग से वंचित करने और क्रूर सजाओं पर रोक लगाने जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। और ये बहस सिर्फ इजराइल तक ही सीमित नहीं है। इस कानून ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। यूरोपियन यूनियन ने इसकी तीखी आलोचना करते हुए एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, इस बिल को मंजूरी देना एक गंभीर रूप से पीछे जाने वाला कदम होगा और ये उन स्थितियों के भी खिलाफ है जो इजराइल ने खुद अतीत में व्यक्त की हैं। और सिर्फ ईयू ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने इजराइल से बिल वापस लेने की अपील की। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसे फिर से दो स्तरीय न्याय प्रणाली का एक बड़ा उदाहरण बताया है। तो अब जबकि ये कानून पास हो चुका है, एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है। इस कानून का इस्तेमाल इस क्षेत्र में न्याय, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भविष्य को आखिर किस तरह से प्रभावित करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।